हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हाई कोर्ट के बारे में। ठीक है, चैप्टर 34 एंड पार्ट 4 ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो हाई कोर्ट की वर्किंग एक सुप्रीम कोर्ट की तरह ही होती है। ठीक है, तो बस जुडिक्शन का थोड़ा सा फर्क होगा। हाई कोर्ट का जो जुडिक्शन होता है वो अपने विद इन जो स्टेट है उसको लेके होता है, और सुप्रीम कोर्ट का पूरा कंट्री के लिए होता है। तो मेनली आपको जुडिक्शन का ही फर्क देखने को मिलेगा, अदरवाइज जो फंक्शंस होते हैं वो लगभग एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, तो पहले मैंने आपको बताया कि अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जो पार्ट है उसको सही से किया हुआ है तो स्टेट गवर्नमेंट वाला पार्ट में आपको कुछ दिक्कत नहीं होगी। बस जुडिक्शन का फ़र्क है, अदरवाइज जो फंक्शंस होते हैं वो कम या ज़्यादा लगभग एक जैसे ही होंगे। ठीक है, तो चलिए हाई कोर्ट के बारे में देखते हैं। तो आर्टिकल 214 से लेके 231 इन आर्टिकल्स में हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है। इसके बाद 233 से लेके 237 में सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में बताया गया है, यानी कि स्टेट्स में हाई कोर्ट के नीचे जो कोर्ट्स होती हैं, ठीक है, जिसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं, सेशन कोर्ट होता है, और भी बहुत सारी कोर्ट होती है, जैसे कि ग्राम न्यायालय भी होता है, लोक अदालत होता है। ठीक है, कुछ ट्रिब्यूनल्स होते हैं जो स्पेशल पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। तो ये सारे के सारे हाई कोर्ट के अंडर में काम करते हैं विद इन अ स्टेट। ओके, नाउ तो अब देखेंगे कि आर्टिकल 214 में कहा गया कि हर स्टेट का अपना एक हाई कोर्ट होगा। लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है। कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं जिनके दो स्टेट्स जिनका एकमात्र हाई कोर्ट है, जैसे पंजाब हरियाणा हो गया, इनका एक हाई कोर्ट है। ठीक है, उसी तरीके से और भी कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं। यूनियन टेरिटरीज और के जो हाई कोर्ट होते हैं, अगर आप दिल्ली को छोड़ते हैं तो दिल्ली ही एकमात्र ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसका अपना हाई कोर्ट है, अदरवाइज किसी भी यूनियन टेरिटरी का अपना हाई कोर्ट नहीं है। ठीक है, हाँ सॉरी, नया ये जो हमारा जम्मू कश्मीर अभी बाइफरकेट होगी, यूनियन टेरिटरी बना, तो इसमें जम्मू कश्मीर जो है उसके पास भी अपना हाई कोर्ट है जो कि लद्दाख के लिए भी काम करेगा। ठीक है, और तो इसके अलावा जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं उनके अपने हाई कोर्ट नहीं है, वो किसी न किसी स्टेट के हाई कोर्ट के अंडर में काम करते हैं। ठीक है, आर्टिकल 215 आर्टिकल 215 में कहा गया कि जो हाई कोर्ट होगा वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात हमने सुप्रीम कोर्ट वाले चैप्टर में भी की थी कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है। देखिए, इसका मतलब ये होता है कि जो भी जजमेंट आएगा, ठीक है, अब यहाँ पर हाई कोर्ट है तो हाई कोर्ट की बात करें, हाई कोर्ट का जो भी जजमेंट आएगा वो जजमेंट उस स्टेट में जितने भी कोर्ट्स हैं हाई कोर्ट के नीचे, उन सारे के ऊपर अप्लाई होगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया कि राइट टू प्राइवेसी, यानी कि प्राइवेसी जो है, एक राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के अंदर में, ऐसा कहा हाई कोर्ट ने। तो हाई कोर्ट के अंदर उस स्टेट में जितने भी कोर्ट होंगे वो सारे के सारे जब अपना जजमेंट डिलीवर करेंगे किसी भी मामले में, किसी भी केस में, अगर वहां पर राइट टू प्राइवेसी का मैटर आता है तो वो कंसिडर करेंगे कि राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट ने ऐसा कहा है। ठीक है, साथ ही साथ जो जजमेंट होती है हाई कोर्ट की उसे माननी पड़ती है। जो भी ऑफिशियल्स होते हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटी हो या जो भी चीज़ें हो वहाँ पे, चाहे प्राइवेट या फिर पब्लिक, कोई भी अथॉरिटी हो, उनको जजमेंट मानना पड़ता है। अदरवाइज यहाँ कोर्ट के पास पावर होता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बेसिस पर उनको पनिशमेंट दे सकते हैं। तो इसी को हम कहते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट, इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? इनका अपॉइंटमेंट करेगा प्रेसिडेंट। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको फर्क देखने को मिलेगा। ठीक, तो अब एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट करना है तो यहाँ पर प्रेसिडेंट दो लोगों की सलाह लेता है। ठीक है, एक कौन हो गए? एक हो गए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और दूसरे उस स्टेट के गवर्नर। ठीक है, गवर्नर ऑफ दैट स्टेट, जिस स्टेट में भी
हाई कोर्ट के चीफ जज को अपॉइंट करना है, ठीक है। तो कौन लेगा? प्रेसिडेंट इनकी ओपिनियन लेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट यहाँ की बात हो रही है, यहाँ पर अदर जजेस की बात नहीं हो रही है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट के लिए यहाँ पर प्रेसिडेंट जो होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उस स्टेट के गवर्नर से रिकमेंडेशन लेगा, और वो जो रिकमेंडेशन देंगे उसी के बेसिस पर प्रेसिडेंट उसको उस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अपॉइंट करेगा, ठीक है। लेकिन जब अदर जजेस की बात आएगी चीफ जस्टिस को छोड़ के, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट जो होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और गवर्नर का तो लेगा ही, साथ ही साथ अब उस स्टेट की जो हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस का भी रिकमेंडेशन लेगा। यानी कि अदर जजेस के केस में एक और बढ़ जाएंगे, कौन? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ दैट स्टेट जहां पर अपॉइंट करना है अदर जजेस के लिए, ठीक है। तो ये प्रोसीजर होता है रिकमेंडेशन और कि किस तरीके से अपॉइंटमेंट होता है। तो यहाँ पर फर्क है चीफ जस्टिस और अदर जजेस के अपॉइंटमेंट को लेके। तो जैसा कि आपको इस पैराग्राफ में बताया गया है कि 1980 से पहले जो अपॉइंटमेंट होता था अदर जजेस का, तो इसमें क्या होता है कि जो चीफ जस्टिस होता था हाई कोर्ट का वो रिकमेंड करता था किसको? गवर्नर को, नाम रिकमेंड करता था गवर्नर को, और फिर गवर्नर इसे सेंट्रल लेवल यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास लेके जाएंगे कि ये नाम रिकमेंड किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के द्वारा कि हमें इन लोगों को अदर जजेस के रूप में अपॉइंट करना है, ठीक है। तो अब ऐसे सिचुएशन में, ठीक है, यहाँ पर भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का रिकमेंडेशन लिया जाता था, लेकिन इनिशिएशन देखिए कहाँ से हो रहा है। इनिशिएशन हो रहा है कि हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट को जो चीफ जस्टिस है वो इनिशिएट कर रहा है अदर जजेस को अपॉइंट करने के लिए। इस नियम को चेंज कर दिया गया 1999 में, ठीक है। 1999 में ये नियम चेंज कर दिया गया। यहाँ पर जो इनिशिएशन होगा, यहाँ पर जो प्रेसिडेंट होगा वो अपॉइंट करेगा विद द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। प्लस तो अभी तो आपको गवर्नर और प्लस चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट, ठीक है। जो अभी जब भी ये हमने पहले देखा ना इसको यहाँ पे कि अदर जजेस को अपॉइंटमेंट के लिए सीजीआई एंड गवर्नर दैट स्टेट एंड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो आज ये कंडीशन है, यही वाली कंडीशन है आज। पहले ये थी, पहले इनिशिएशन करता था हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस और वो रिकमेंडेशन देता था गवर्नर को, और गवर्नर फिर लेके पहुंचते थे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर अच्छा लगता था तो अपॉइंट करते थे, नहीं तो नहीं करते थे, ठीक है। नाउ अगर हम टेन्यूर की बात करें तो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनका जो टेन्यूर होता है 62 साल तक होता है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा सुप्रीम कोर्ट का जो टेन्यूर होता है वो 65 साल तक होता है। मतलब ये रिटायरिंग एज है। टेन्यूर का मतलब ये नहीं कि 65 साल तक सर्विस में रहेंगे, ये रिटायरमेंट एज है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का 65 साल और हाई कोर्ट का 62 ईयर्स। मिनिमम क्वालिफिकेशंस की बात करें हम जजेस ऑफ हाई कोर्ट की, तो पहले तो ये इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ या तो कम से कम 10 साल तक किसी हाई कोर्ट में एडवोकेट के रूप में, वकील के रूप में वो प्रैक्टिस कर रहे हो, यानी 10 साल का एक्सपीरियंस हो एज एन एडवोकेट इन एनी हाई कोर्ट और किसी सुप्रीम कोर्ट में नहीं, ठीक है। या फिर मिनिमम 10 साल तक जुडिशियल ऑफिसर के रूप में कहीं पर वो सबऑर्डिनेट जो कोर्ट होती हैं जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती हैं वहाँ पर अपॉइंट हो, तो वहाँ पर कम से कम इनको 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई अपॉइंट हो रहा है, मान लीजिए कि कोई एडवोकेट है, ठीक है, कोई एडवोकेट है, इसको अपॉइंट करना है जज ऑफ हाई कोर्ट, तो यहाँ पर दिया गया 10 साल। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये एडवोकेट 5 साल तक ही एडवोकेट का काम किया हो और इसके बाद ये किसी जुडिशियल ऑफिसर के रूप में अपॉइंट हो गया हो, ठीक है, ऐसा भी होता है। जुडिशियल ऑफिसर के रूप में अपॉइंट हो गया है, कोई एडवोकेट है जिसने 5 साल तक एडवोकेट का काम किया लेकिन उसके बाद जुडिशियल ऑफिसर के रूप में अपॉइंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो 10 साल हम एक्सपीरियंस काउंट करेंगे वो उसका एडवोकेट के रूप में काम करना
और प्लस जुडिशियल ऑफिसर के रूप में काम करना, दोनों को मिला के। तो अगर इसने एडवोकेट के रूप में 5 साल तक काम किया है तो इसका मतलब क्या होगा कि इसको जुडिशियल ऑफिसर के रूप में भी कम से कम 5 साल तक काम करना होगा, तभी ये दोनों मिला के 10 साल होंगे। ठीक है, तो जब यहाँ पर दोनों मैटर आ जाता है तो यहाँ पर टोटल लिया जाता है 10 साल, अलग अलग नहीं कि कम से कम या तो इसका 10 साल पूरा होना चाहिए या तो इसका 10 साल, ऐसा नहीं है। ठीक है, नाउ हाँ, यहाँ पर हाई कोर्ट के जो ऑफिसर्स होते हैं यानी कि जो जजेस होते हैं, उनकी सैलरी होती है, उनकी अलाउंसेस होती है, या फिर हाई कोर्ट के जो भी खर्चे एक्सपेंसेस होते हैं, वो सारे के सारे स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से निकाले जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो हाई कोर्ट के जज होंगे उनकी सैलरी या अलाउंस जो भी मिल रहा है उनको, वो लिया जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। ठीक है, ये क्या होता है कंसोलिडेटेड फंड, हम इसे पार्लियामेंट वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। मेन चीज़ वही चीज़ यहाँ पर ही है, स्टेट के रिलेशन में है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, डिफरेंस ये है कि ये जो हाई कोर्ट के जज होते हैं, इनका जो पेंशन होता है ये मिलता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, यानी कि भारत सरकार के कंसोलिडेटेड फंड से मिलता है इनको पेंशन। लेकिन सैलरी जो होती है, यानी कि जब तक ये सर्विस में रहेंगे तब तक इनको सैलरी मिलती है, तो वो सैलरी जो मिलती है वो स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से मिलती है। लेकिन जब रिटायर हो जाते हैं तो जो पेंशन मिलता है इनको, वो इंडिया के यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसोलिडेटेड फंड से मिलता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों में, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से निकाले जाते हैं, जैसे कि स्पीकर हो गए। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली हो गई, उसकी स्पीकर हो गए, उसके डिप्टी स्पीकर हो गए, इन दोनों की सैलरी या अलाउंसेस जो भी होगी, ठीक है, जो भी हो गया। या फिर अगर जिस स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है उस वहाँ का जो चेयरमैन होगा, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में, या फिर वहाँ का जो डिप्टी चेयरमैन होगा, उनकी भी जो सैलरी और अलाउंसेस होगी वो भी निकाली जाएगी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। सब लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, या फिर काउंसिल में चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन। ठीक है, इसके अलावा अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कहीं से लोन लिया हुआ है तो वो चाहे प्रिंसिपल चुका रहा हो, ठीक है, चाहे वो प्रिंसिपल चुका रहा हो, चाहे वो इंटरेस्ट चुका रहा हो, किसी भी तरीके का फंड उसने बाहर से लिया हुआ उसको चुकाना हो, ठीक है, या फिर किसी तरीके का आप ये समझ लीजिए कि जो हाई कोर्ट होता है वो कुछ जजमेंट देते हैं तो उस जजमेंट को इम्प्लीमेंट कराना हो, या फिर किसी को कंपनसेशन देना हो कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग, सैलरी वगैरह तो आपको पता ही है कि यहाँ से सारी जाती है। ठीक है, या फिर किसी ट्रिब्यूनल के द्वारा, तो ट्रिब्यूनल भी क्या होता है कि एज अ क्वेसी जुडिशरी की तरह काम करता है ये। ठीक है, तो ट्रिब्यूनल जो होता है मेनली स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। तो ट्रिब्यूनल के भी जो ऑर्डर्स यहाँ पर आते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, या फिर कंपनसेशन या अवार्ड के रूप में किसी को पैसे देने हैं, जैसे कि ट्रिब्यूनल मान लीजिए कि किसी कोई प्रोजेक्ट बन रहा है तो वहाँ पर लोगों को रिप्लेस किया जाएगा, तो उनको उनके रिहेबिलिटेशन में जो खर्चा आएगा वगैरह यहाँ पर ट्रिब्यूनल उनको ऑर्डर देगा यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को कि आपको इतना पैसा इनको लगाना चाहिए। तो ये सारे पैसे जो होते हैं ना, ये यहीं से निकलते हैं। ठीक है, बाकी ये जो लिखा हुआ है, मैंने जो पेंशन बताया कि इंडिया के कंसोलिडेटेड फंड यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसोलिडेटेड फंड से निकलता है, वही चीज़ है। ठीक है, द रिटायर्ड जजेस आर इंटाइटल्ड टू अ पेंशन विच इज ड्रॉन फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो भी ऊपर बताया मैंने। ठीक है, रिमूवल की बात करें तो सेम रिमूवल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल होता है उसी तरीके से यहाँ पर हाई कोर्ट के जज का भी रिमूवल होता है, कुछ नया इसमें प्रोसीजर नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल कैसे होता है? ठीक है, तो यहाँ पर एक पिटिशन लाना पड़ता है या फिर मोशन लाना पड़ता है रिमूव करने के लिए। तो मोशन कैसे लाया जाएगा? अब ये मोशन जो होता है ये चाहे तो लोकसभा में रखा जा सकता है और ये चाहे तो राज्यसभा में रखा जाता है। हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा आपका। ठीक है, तो लोकसभा में अगर रखना है तो कम से कम 10 मेंबर का साइन उस रिजोल्यूशन पर होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए। अगर वो रिजोल्यूशन राज्यसभा में रखा जा रहा है तो कम से कम 50 मेंबर का वहां पर साइन होना चाहिए उस रिजोल्यूशन पर। ठीक है, तो दोनों में से किसी भी
हाउस में इसको इनिशिएट किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए, लेकिन कंडीशन से लोकसभा में रखा जाएगा तो 100 मेंबर का साइन होगा और राज्यसभा में रखा जाएगा तो 50 मेंबर का साइन होगा। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि ये लोकसभा में रखा गया, तो जब लोकसभा में रखा गया तो यहाँ पर एक कमेटी बनाई जाएगी, ठीक है, जिसको हम इंक्वायरी कमेटी कहते हैं। ये इंक्वायरी कमेटी ये चेक करेगी कि जो जजेस पर ये लगाए गए हैं, जो भी आरोप लगाए गए हैं या जो भी इशू है इनके साथ, कि वो सही है या नहीं है। और यहाँ पर इस पूरे प्रोसीडिंग में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को अपने आप को वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वहाँ पर वो आ सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर इंक्वायरी कमेटी जो होती है वो रिपोर्ट देती है जिस हाउस में ये बनाया गया है। तो चूंकि अब लोकसभा में बनाया गया तो लोकसभा को ये रिपोर्ट देगी। अब उसके बाद लोकसभा को डिसाइड करना है कि क्या करना है। अब मान लीजिए कि रिपोर्ट में ऐसा कहा गया कि इस पे जो इशू बताए गए हैं वो ग्राउंड जो है बिल्कुल गलत है, उस पर इनको नहीं हटाया जाना चाहिए। तो अगर इस कमेटी ने कह दिया नो, तो प्रोसीडिंग अब आगे नहीं बढ़ेगी। याद रखिए, अगर इसने कह दिया यस कि हटाया जाना चाहिए, तो फिर अब ये प्रोसीडिंग आगे बढ़ेगी लोकसभा में और राज्यसभा में। लेकिन अब ये मैंडेटरी नहीं है कि इनको पास करना ही है, अब ये हाउस पर डिपेंड करता है कि उनको हटाए, कि वो अपने यहाँ पास करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, तो कमेटी के नो कहने का मतलब साफ नो, खत्म। लेकिन येस कहने का मतलब साफ येस नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर हाउस पर डिपेंड करता है कि वो उसे पास करे या ना करे। और ऐसे रिजोल्यूशन जो होते हैं वो स्पेशल मेजोरिटी यानी कि 2/3 मेजोरिटी से यहाँ पर पास किए जाते हैं। ग्राउंड क्या होता है हटाने का इनको? प्रूफ्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, यही 2 ग्राउंड के आधार पर इनको हटाया जा सकता है। सेम चीज हाई कोर्ट के जज के लिए भी है। ठीक है, ओनली फॉर प्रूफ्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी ओनली लिखा हुआ है। ठीक है, केवल इन्हीं ग्राउंड पर हटाया जा सकता है। ठीक है, नाउ तो यहाँ पर भी ऐसा भी है, हाई कोर्ट में भी सेम है। अब यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं हम इसको हाई कोर्ट से। अगेन लोकसभा में 100 मेंबर का साइन चाहिए, राज्यसभा में 50 मेंबर का साइन चाहिए। उस हाउस में जाएगी तो वहाँ पर एक इंक्वायरी कमेटी बनाई जाएगी। हाँ, इंक्वायरी कमेटी में कौन कौन लोग होंगे? इंक्वायरी कमेटी में मेनली आप देखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट का एक जज, ठीक है, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस और कोई भी जूरिस्ट, इमिनेंट जूरिस्ट जिसको नॉलेज हो लॉ वगैरह का। ठीक है, तो ये 3 मेंबर की एक इंक्वायरी कमेटी होती है। ठीक है, ये हाई कोर्ट के लिए भी होती है और ये सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए भी ये कमेटी होती है। ठीक है, तो इसके बाद ये जो रिपोर्ट देती है नो तो नो और येस हो गया तो फिर वो हाउस पर डिपेंड करता है और यहाँ पे भी 2/3 मेजोरिटी से इनको पास करना पड़ता है। ठीक है, तो बाकी सारा प्रोसेस एकदम सेम है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नाउ ट्रांसफ़र जो होते हैं वो जजेस के यानी कि हाई कोर्ट के जजेस के जो ट्रांसफ़र होते हैं, यहाँ पर ट्रांसफ़र करते समय प्रेसिडेंट जो होते हैं, अब प्रेसिडेंट ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 लोगों की ओपिनियन ली जाती है ये ट्रांसफ़र करने से पहले। पहली ओपिनियन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनका एक ओपिनियन लिया जाएगा। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूनिलेटरली ओपिनियन नहीं देते। ये जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज होते हैं उनके बिहाफ पर ये ओपिनियन देते हैं, यानी कि उनसे कंसल्ट करके ये ओपिनियन देते हैं। तो चीफ जस्टिस का ओपिनियन जो होता है ना वो यूनिलेटरली नहीं होता है। जो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में उनका वो एडवाइस लेके या रिकमेंडेशन लेके वो करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जिस चीफ जस्टिस को अपॉइंट करना है और जहाँ पर करना है, मान लीजिए कि दिस इज यूपी एंड दिस इज एमपी, तो यूपी के हाई कोर्ट के जज को ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, तो इनका भी ओपिनियन लिया जाएगा। अब इनका एमपी में अगर ट्रांसफ़र करना है तो एमपी में जो हाई कोर्ट के जज हैं उनका भी ओपिनियन लिया जाएगा, यानी कि जिसको ट्रांसफ़र करना है उनका ओपिनियन और जहाँ ट्रांसफ़र करना है वहाँ के हाई कोर्ट के जज का भी यानी चीफ जस्टिस का भी ओपिनियन लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 तरह के ओपिनियन हो गए, ये दोनों हाई कोर्ट के चीफ जस्ट और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए इम्पीचमेंट प्रोसेस ध्यान रखिएगा,
ये इम्पीचमेंट प्रोसेस जो है ये एक इट इज़ नॉट लाइक प्रेसिडेंट, मेनली इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पर कहने का मतलब है कि रिमूवल प्रोसेस, वो सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको ऊपर में बताई कि कैसे रिमूव होते हैं, वो वही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। 100 मेंबर लोकसभा में इनको चाहिए और 50 मेंबर राज्यसभा में चाहिए उस पर साइन करने के लिए जो आएगा। इंक्वायरी कमेटी जो बनेगी 3 मेंबर होंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और कोई इमिनेंट जूरिस्ट, वही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी ग्राउंड होगा और इस पर इनको हटाया जाएगा। नाउ तो जैसे मैंने बताया कि कमेटी नो कह देगी तो नो और यस कहेगी तो फिर वो हाउस पर डिपेंड करता है कि उनको हटाना है या नहीं हटाना है, और 2/3 मेजोरिटी यानी कि स्पेशल मेजोरिटी से हटाया जाएगा। यही सारी चीज़ें इनमें लिखी हुई हैं। ठीक है, और जो जज होगा उसको अधिकार होता है पूरी प्रोसीडिंग में उपस्थित होने का, प्रेजेंट रहने का, अपनी बातों को कहने का। ओके, नाउ नेक्स्ट, जुडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, यानी कि अधिकार क्षेत्र की बात हो रही है कि हाई कोर्ट का अधिकार क्षेत्र कहाँ कितना है। जनरली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनके जुडिक्शन के बारे में कुछ डेफिनेट लिखा नहीं गया है, लेकिन हमारी हाई कोर्ट के पास ये अधिकार होते हैं कि वो अपने जुडिक्शन को अपने आप फ्रेम कर पाए। ठीक है, तो हाई कोर्ट्स हैव बीन गिवन फुल पावर टू मेक रूल्स एंड रेगुलेट देयर जुडिक्शन। उनका जो जुडिक्शन होता है विद इन अ स्टेट, वो किस तरीके से यूज करेंगे, उनका रूल क्या होगा, वो उसको खुद ही बनाने के लिए पूरा उनका होता है, उनके पास ये अधिकार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एडिशनल आपको जुडिक्शन देखने को मिलेंगे हाई कोर्ट के, जैसे कि अगर आपका फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, वियोलेशन होता है, तो यहाँ पर ये रिट्स जारी कर सकते हैं। और फंडामेंटल राइट्स के अलावे भी अगर दूसरे राइट्स के वियोलेशन हो रहे हैं या फिर कोई ऑर्डिनरी मैटर भी है, उस पर भी हाई कोर्ट यहाँ पर रिट्स जारी कर सकता है। अब ये ध्यान रखिए कि हमने सुप्रीम कोर्ट वाले चैप्टर में भी रिट्स के बारे में पढ़ा था, हाई कोर्ट में भी रिट्स है, लेकिन दोनों में फ़र्क है। सुप्रीम कोर्ट जो रिट्स होती हैं वो केवल और केवल फंडामेंटल राइट्स के वोल्यूशन में ही ये वो दे सकती हैं, जारी कर सकती हैं। लेकिन हाई कोर्ट जो होते हैं इन रिट्स को फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ जो ऑर्डिनरी केसेस होते हैं या ऑर्डिनरी जो राइट्स होते हैं उन केसेस में भी ये रिट्स जारी कर सकते हैं। इसका मतलब रिट्स जारी करने का जो जुडिक्शन है, जो पावर है, वो हाई कोर्ट के पास ज़्यादा है सुप्रीम कोर्ट के कंपैरिजन में। ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट के वोल्यूशन में ही रिट्स जारी कर सकता है और नहीं, लेकिन हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ ऑर्डिनरी राइट्स जो हैं उनके वोल्यूशन पर भी वो जारी कर सकता है। इसका मतलब स्कोप जो है हाई कोर्ट के पास रिट्स जारी करने का वो सुप्रीम कोर्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा है। ठीक है, नाउ इसके अलावा पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस ओवर ऑल अदर स्टेट कोर्ट्स, यानी कि अब एक स्टेट में सबसे बड़ा कोर्ट होता है हाई कोर्ट, उस हाई कोर्ट के नीचे जितने भी कोर्ट होते हैं उनको सुपरिटेंड करने का ये सारा काम होता है हाई कोर्ट का। ठीक है, इसके अलावा उस स्टेट में जितने भी ट्रिब्यूनल्स होते हैं उनको भी यहाँ पर सुपरिटेंड करने का इनके पास पावर होता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट में कोई केस पड़ा हुआ है तो उस केस को अपने पास हाई कोर्ट बुला सकता है या मंगा सकता है। ठीक है, इसके अलावा हाई कोर्ट के पास ये पावर होता है कि वो अपने ऑफिसर्स या जो सर्वेंट्स या जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं हाई कोर्ट में काम करते हैं उनको अपॉइंट कर सकता है। उनके लिए क्या रूल्स होंगे अपॉइंटमेंट के लिए, सर्विस कंडीशंस क्या होंगे, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर हाई कोर्ट फ्रेम करता है। ठीक है, आर्टिकल 226 के तहत यहाँ पर हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्टर की तरह काम करता है, जैसे कि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट काम करता है फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्टर की तरह। ठीक है, नाउ तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात हो चुकी है, जुडिशियल पावर की बात करते हैं, लास्ट टॉपिक है इसमें। तो हमें पता है जुडिशियल पावर जो होता है ये आर्टिकल 13 और आर्टिकल 226 ठीक है के द्वारा हमें मिला हुआ है। तो 13 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट, 226 के अकॉर्डिंग हमारा हाई कोर्ट जो होता है जुडिशियल रिव्यू करता है। तो जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू में ये किया जाता है, यहाँ पर
कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक की जाती है, यानी कि जो भी लॉ पास किया गया वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग है या नहीं, ये चेक किया जाता है जुडिशियल रिव्यू में। ठीक है, तो यहाँ पर तीन चीज़ें देखी जाती हैं जुडिशियल रिव्यू करते टाइम कि या तो इसकी वजह से किसी फंडामेंटल राइट्स का वियोलेशन तो नहीं हो रहा, या फिर ये किसी ऐसी अथॉरिटी के द्वारा तो नहीं बनाई गई जिसको ये अधिकार ही नहीं है ऐसे लॉ बनाने का, या फिर हमारे किसी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न के अगेंस्ट तो नहीं जा रही है लॉ। तो इन मैंने तीन चीज़ों का ध्यान रख के हाई कोर्ट यहाँ पर क्या करती है, जुडिशियल रिव्यू करने का काम करती है। ठीक है, तो इस तरीके से हाई कोर्ट था जिसके बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, और उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी रहता है कि बहुत सारे कोर्ट्स आ जाते हैं आपको, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं, सेशन कोर्ट आते हैं, फिर आपको ये जो गांव में ग्राम न्यायालय होते हैं, कहीं कहीं पर नेशनल राइट्स के लिए भी आपको स्पेशल कोर्ट बने हुए हैं, ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं। ठीक है, लोक अदालत होती हैं, तो कई सारे के कोर्ट्स होते हैं, उनको हम उसमें देखेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।